नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप सब? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट्स करके आप लोग बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। पहले आप लोग कंप्लीट वीडियो देखना और उसके बाद यदि आपको लगता है सही है तो आप लोग इसको क्या करना है, शेयर करना चाहो तो आप लोग कर देना, नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं है। सिर्फ आपको कंप्लीट वीडियो देखना है और देखने के बाद आपको ये कमेंट में लिखना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। करते हैं शुरुआत अपनी। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 22 में क्या प्रावधान है, 21 में क्या प्रावधान है, क्योंकि 20 तक हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। 16, 17, 18, 19, 20 इनमें क्या क्या प्रावधान है उन सब के बारे में हमने कंप्लीट बात कर ली है। ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो मैंने आपको नहीं बताया है। और यदि आपको कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना सवाल, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। और आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 21 में क्या प्रावधान है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता होती क्या है, जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या होती है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। अमेरिका से क्या कॉन्सेप्ट लिया गया है, ब्रिटेन से क्या कॉन्सेप्ट लिया गया है, कंप्लीट हम बात उनके बारे में करने वाले हैं। आर्टिकल 22 में क्या है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, बिल्कुल कंप्लीट। तो ध्यान देंगे बोर्ड पर। करते हैं शुरुआत। और आज का अपना जो टॉपिक है उसका नाम है आर्टिकल नंबर 22। और आर्टिकल नंबर 22 में क्या प्रावधान है उसके बारे में हम बात 21 पहले पढ़ेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे हम 22। 21 और 22 आर्टिकल हमें पढ़ना है इसमें, इसको कंप्लीट। तो इसमें ये प्रावधान क्या किया गया है, इसकी हेडिंग की मैं बात करूं, यहाँ लिखा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है, यहाँ इसको समझो। यदि कोई भी व्यक्ति है, किसी भी व्यक्ति को अपने अधिकारों से, अपने प्राण से क्या नहीं किया जाएगा, या अपने जो खुद के उसके अधिकार होते हैं या उसकी खुद की स्वतंत्रता है, जीवन जीने की हो या फिर मरने की स्वतंत्रता के संबंध में क्या प्रावधान है उसकी भी मैं बात करूँगा। जीवन जीने की स्वतंत्रता के लिए क्या क्या उसको प्रावधान उपलब्ध कराए जाएंगे, या फिर कौन से जीवन जीने के प्रावधान नहीं हैं और कौन से जीवन जीने के प्रावधान हैं, उनको उपलब्ध यहाँ पर कराया जाता है। और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब है किसी भी व्यक्ति को अपने जीने के जो अधिकार हैं उनका खिलाफ या उनके विरुद्ध कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जो किसी भी व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। और यहाँ पर यदि उसके जीवन में कोई भी बदलाव करना है, किसी भी व्यक्ति के जीवन में बदलाव करना है, तो सिर्फ विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से ही उसके अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है। यदि मैं बात करूं यहाँ पर अधिकारों में परिवर्तन कौन कर सकता है, जैसे जीवन जीने की स्वतंत्रता की मैं बात यहाँ पर करूं, किसी भी व्यक्ति को कौन सा अधिकार है, जीवन जीने की स्वतंत्रता का अधिकार है, जीने की स्वतंत्रता। यदि इसमें कोई भी बदलाव करना है तो कौन बदलाव कर सकता है जीवन जीने की स्वतंत्रता में, तो इसमें सिर्फ बदलाव किया जा सकता है विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से। विधि की उचित प्रक्रिया के माध्यम से ही वंचित किया जा सकता है, वंचित किया जा सकता है। अब यहाँ पर क्या है, जीवन जीने की स्वतंत्रता है, उसमें कोई बदलाव यहाँ पर करना है तो किसके माध्यम से कर सकते हैं, वहाँ विधि की उचित प्रक्रिया के माध्यम से ही क्या किया जा सकता है, उसमें बदलाव किया जा सकता है। और ऐसा कार्य कर कौन सकता है, तो इस कार्य को केवल और केवल हमारी कौन कर सकती है, विधायिका कर सकती है। यदि विधायिका के द्वारा कोई भी कानून बनाया जाता है आर्टिकल 21 के संबंध में या फिर किसी भी संबंध में, और यहाँ हम आर्टिकल 21 की बात करते हुए चल रहे हैं जीवन जीने की या फिर प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संबंध में, तो जो विधायिका हमारा कानून बनाएगी वह ही यहाँ पर लागू होता है। कार्यपालिका के द्वारा बनाया गया कानून यहाँ लागू नहीं होता। जीवन जीने की स्वतंत्रता का मतलब हमारे पास यहाँ होता है
आप जीवन अपना जीते हो या फिर आप मृत्यु दंड किस तरीके से हम बदलाव उसमें कर सकते हैं या ले सकते हैं, तो उसकी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। अब तो जीवन जीने की स्वतंत्रता है किसी भी व्यक्ति को। यदि इसमें कोई बदलाव करना है तो किसके माध्यम से बदलाव किया जाएगा? विधि की जो उचित प्रक्रिया है उसके माध्यम से ही बदलाव किया जा सकता है, कानून बनाकर। और कानून को कौन बनाएगा? विधायिका। और विधायिका हम जिसकी बात करते हैं संसद, ऐसा कर सकती है उसके संबंध में, जीवन जीने के संबंध में। अब यहाँ प्रावधान आए थे कि जो एक एन गोपालन के नाम से मद्रास राज्य के संबंध में एक केस आया था 1950 में। तो उसमें कहा गया था उसमें जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो एक मूल आधार माना था, केवल जीवन जीने के अधिकार को ही क्या माना था? मूल अधिकार या फिर स्वतंत्रता माना था, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की। यहाँ केवल और केवल जो एन गोपालन 1950 के मामले में जीवन जीने की स्वतंत्रता को ही मूल यहाँ पर अधिकार माना गया था। और उसके बाद 1950 के बाद यहाँ पर और दूसरा केस सामने आया 1978 का मेनका गांधी के संबंध में। तो वहाँ मेनका गांधी के संबंध में अलग अलग विचार यहाँ पर आए कि किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार तो है ही, पर गरिमापूर्ण जीवन जीने के साथ उसको अपना जीवन जीने का अधिकार है और उसको रोटी रोजी कमाने का अधिकार भी यहाँ पर मिलता है। अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने का अधिकार भी किसको है? अपने मानव को होता है। तो वहाँ 1978 के मामले में, मेनका गांधी मामले में ये सामने आया था कि ये प्रावधान आप लोग उस व्यक्ति को प्राप्त कराएंगे। और इसमें भी ये आया था, इसी केस में ये प्रावधान किया गया था, इसी केस में ये सामने प्रावधान आया था कि विधि के द्वारा भी आप क्या नहीं कर सकते, उसके जीवन के जो मुख्य अंग हैं जिसके द्वारा अपना जीवन व्यतीत करता है वह कोई भी नागरिक, कोई भी व्यक्ति, तो उसमें भी बदलाव आप नहीं कर सकते विधि के द्वारा भी। ये भी केस यहाँ पर सामने आया था। अब हम बात करते हैं क्या क्या प्रावधान थे, उनको मैं लिखने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। जो मैंने आपको बताए हैं उनको आप लोग समझना। तो यहाँ पर प्रावधान क्या किया गया है आर्टिकल 21 में? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और उसके अगले की मैं बात करूँ, यहाँ प्रावधान क्या आता है? यहाँ है, इसमें लिखना है किसी भी, जो इसकी हेडिंग है, किसी भी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से, केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से ही क्या किया जा सकता है? परिवर्तन किया जा सकता है, से ही परिवर्तन किया जा सकता है, अब यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट आते हैं ये मैंने आपको समझाया। जीवन जीने की स्वतंत्रता जो पहले थी, लिखना आपको ये वाला है, इसको ये वाली जो बात थी वो यहाँ पर भी जुड़ चुकी है, ये बताया था मैंने। अभी इसको वापस में इसके साथ ही लिखता हूँ। तो आपको लिखना क्या है? आपको लिखना है ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है। अब यहाँ बात आती है कि कानून बनाने का अधिकार किसको है भारत में? तो भारत में अधिकार किसको है? एक तो विधायिका भी कानून बना सकती है, और दूसरे की मैं बात करूं यहाँ पर और कौन कानून बना सकता है? और बना सकती है यहाँ कार्यपालिका भी कानून बना सकती है। क्यों, कौन बना सकता है? कार्यपालिका। कार्यपालिका का कानून का मतलब यहाँ पर नॉर्मल होता है, बाकी जो संविधान के अनुसार
अधिकार जो किसको प्राप्त है, विधायिका को प्राप्त है। कार्यपालिका अपने नियमानुसार नियम बना सकती है, अपने कार्य संचालन के अनुसार नियम बना सकती है यहाँ। और विधायिका की मैं बात करूँ तो विधायिका को संवैधानिक तौर पर अधिकार प्राप्त है कानून बनाने का। तो यहाँ इसके संबंध में जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसको है, विधायिका को है। और विधायिका का कानून ही, विधायिका का कानून ही मान्य होता है। यहाँ पर कार्यपालिका के द्वारा बनाया गया कानून मान्य नहीं है, किसके संबंध में, आर्टिकल 21 के संबंध में। ये यहाँ पर याद आप लोग रखना इसको। और यहाँ दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक तो आता है विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया और एक आता है विधि की उचित प्रक्रिया। यहाँ क्या है ये, जो किस तरीके से एग्जाम में यहाँ सवाल पूछा जाता है। वहाँ पूछता है कि किस देश से कौन सा प्रावधान लिया गया है, कि विधि की उचित प्रक्रिया क्या है और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है, उनकी हम यहाँ पर बात करते हैं। यानी कानून भी बनाया जाएगा तो उसमें भी आधार दो रखे गए हैं। और दो कौन कौन से रखे गए हैं, एक पहला आधार है विधि की उचित प्रक्रिया, विधि की उचित प्रक्रिया, और दूसरे की मैं बात करूं यहाँ है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्या है इनका मतलब, इनको हम यहाँ पर समझते हैं। विधि की उचित प्रक्रिया का मतलब है यदि कोई भी कानून विधायिका ने बनाया, यहाँ पर आप लोग समझना, संसद ने कोई भी कानून बनाया और उसके संबंध में एक आधार में तो होता है कि संसद के द्वारा बनाया गया कानून न्यायपालिका क्या कर सकती है, उसका रिव्यू कर सकती है, ज्यूडिशियल रिव्यू कर सकती है। आर्टिकल 13 में जो मैंने आपको वहाँ पर समझाया था। धीरे धीरे ही ऐसे समझना या जुड़ना शुरू हो जाएगा। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो आप लोग देखना। तो संसद ने यदि जो भी कानून बनाया है तो उसके संबंध में अधिकार किसको होता है, ज्यूडिशियल रिव्यू का या फिर न्यायिक पुनर्वालोकन का। तो ज्यूडिशियल रिव्यू का प्रावधान किसके पास होता है या अधिकार किसके पास होता है, तो वहाँ अधिकार होता है न्यायपालिका के पास। न्यायपालिका उसकी जांच कर सकती है कि वह मौलिक अधिकारों में हनन तो नहीं कर रहा है। कानून यदि मौलिक अधिकारों में हनन करता है वह कानून, तो क्या किया जाएगा, उसको समाप्त कर दिया जाएगा। ये मैंने आपको वहाँ पर समझाया भी है। आर्टिकल 13(1) क्या प्रावधान है, विधि क्या है, ये वहाँ पर भी मैंने आपको कंप्लीट समझा दिया है। एक में प्रावधान है ज्यूडिशियल रिव्यू कर सकती है संसद के बने हुए कानून में का न्यायपालिका, और एक में प्रावधान किया गया है कि वहाँ पर ज्यूडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती, कौन, न्यायपालिका। अब यहाँ पर बात आती है कि विधि की उचित प्रक्रिया में ऐसा कर सकते हैं या फिर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ ध्यान से आप लोग समझना, जो विधि की उचित प्रक्रिया होती है तो वहाँ पर क्या कर सकती है, न्यायपालिका संसद के द्वारा बने हुए कानून को क्या कर सकती है, ज्यूडिशियल रिव्यू कर सकती है। और ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, विधि की उचित प्रक्रिया का, तो ये प्रावधान लिया गया है अमेरिका से। यानी अमेरिका में भी ऐसा प्रावधान है कि यदि कोई भी कानून बनाया है संसद के द्वारा, वहाँ की संसद का नाम कांग्रेस है, तो कांग्रेस के द्वारा यदि कोई कानून बनाया जाता है तो न्यायपालिका उसका क्या कर सकती है, न्यायिक पुनर्वालोकन कर सकती है। और यदि मौलिक अधिकारों में वह कानून हनन करता है मौलिक अधिकारों का, तो क्या कर सकती है, न्यायपालिका उसको समाप्त कर सकती है। और ये कैसा कॉन्सेप्ट है, ये सकारात्मक कॉन्सेप्ट है जो अमेरिका का कॉन्सेप्ट है। और कौन सा है, विधि की उचित प्रक्रिया। और दूसरे की मैं बात करूँ यहाँ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब क्या है, यहाँ भी कानून बनाता कौन है, यहाँ भी कानून संसद या फिर विधायिका बनाती है, विधायिका। और जो विधायिका ने कानून बना दिया है वह ही मान्य होगा। यहाँ पर न्यायपालिका ज्यूडिशियल रिव्यू उसका नहीं कर सकती है। तो यहाँ क्या प्रावधान है, न्यायपालिका इसका ज्यूडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती है।
नहीं कर सकती है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है यहाँ पर? इसका मतलब यहाँ होता है कि न्यायिक पुनर्वालोकन। न्यायिक पुनर्वालोकन का मतलब है कानून बना हुआ है तो उसको वापस से देख सकते हैं कि इसके अंदर त्रुटि क्या है, उसके संबंध में यहाँ कानून बन सकता है। तो ये आप लोग याद रखना, इसका स्क्रीनशॉट लो। और लिखना कैसे है आपको? ये कंप्लीट लिखना है और उसके बाद हेडिंग में आपको लिखनी है न्याय की जो प्रक्रिया है वो दो प्रकार की होती है, एक विधि की उचित प्रक्रिया और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। इसमें बनाया कानून कौन बनाएगा? वही संसद बनाएगी और दूसरे में भी संसद कानून बनाएगी। अधिकार किसको है? न्यायपालिका जुडिशियल रिव्यू कर सकती है विधि की उचित प्रक्रिया के माध्यम से। और दूसरी कंडीशन क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में न्यायपालिका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती है। सकारात्मक कॉन्सेप्ट पूछता है तो वहाँ कौन सा आंसर होगा? विधि की उचित प्रक्रिया। और नकारात्मक की बात आती है तो कौन सा कॉन्सेप्ट होगा? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये कहाँ पर है? ब्रिटेन में। और ये कहाँ पर है? अमेरिका में। हमने दोनों को इनको लिया है जो भारतीय संविधान की क्या कॉन्सेप्ट है उसको मैंने बता ही दिया है। और आर्टिकल 13 के साथ तो मैंने समझाया ही था आपको। फिर अब मैं बात करता हूँ किस केस में क्या प्रावधान आए। स्क्रीनशॉट आप लोग पहले इसका लो, उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करते हैं। लिया होगा स्क्रीनशॉट? अब बात करते हैं हम यहाँ पहला केस सामने कौन सा आया। तो यहाँ हम बात करें तो एन गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 का केस सामने आया। और इस केस में जो अधिकार था, क्या अधिकार दिया गया? जीवन जीने का अर्थ क्या बताया गया? यहाँ पर जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संबंध में अधिकार क्या बताया गया? जीवन जीने के संबंध में। तो इसमें इस केस में जीवन का अर्थ केवल जीने का ही अधिकार, जीने का ही अधिकार बताया गया। यानी केवल जीने का अधिकार क्या है उसको, उसका क्या अधिकार है? और मूल अधिकार है जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में शामिल होता है। ये पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पर सामने आया था। किस केस में? 1950 के। इतना मोस्ट नहीं है ये केस, फिर भी आप लोग इसको देख सकते हैं। अगला केस मोस्ट है जिसमें भी प्रावधान अलग अलग किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने दिए और कौन सा केस है उसके बारे में हम बात करते हैं और एग्जाम में भी पूछा जाता है ये, उसके समझते हैं यहाँ। तो कौन सा केस है? मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 का मामला है। और इसमें क्या मामला बताया गया? जीवन का अर्थ की परिभाषा क्या दी गई? तो सबसे पहला अधिकार तो वही जीने का अधिकार तो होगा ही होगा प्रत्येक व्यक्ति को। यहाँ जीवन के अर्थ के संबंध में क्या क्या कॉन्सेप्ट सामने आए उनकी हम यहाँ बात करते हैं। जीवन का अर्थ किस रूप में यहाँ परिभाषित किया गया? सबसे पहला यहाँ पर एक जो पहले ही दिया गया था कि जीने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को होगा, प्रत्येक व्यक्ति को होगा, ये कॉन्सेप्ट था सबसे पहला। और दूसरा कॉन्सेप्ट यहीं पर आया कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है और किसके साथ? गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। यानी उसकी अपनी रेपुटेशन होनी जरूरी है, उसकी अपनी प्रतिष्ठा, उसकी अपनी सम्मान होना जरूरी है। ये भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर सामने आया। तो जीने का अधिकार
गरिमापूर्ण जीवन के साथ, गरिमापूर्ण जीवन के साथ, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर सामने यहाँ आया। और अगले कॉन्सेप्ट की मैं बात करूँ यहाँ, और क्या प्रावधान यहाँ सामने आया, इसमें प्रावधान आया कि जो आजीविका के लिए, आजीविका के लिए, आजीविका के लिए रोजी रोटी का प्रावधान कर सकता है, यानी उसको जीवन जीने के अधिकार में जो रोजी रोटी का भी प्रावधान यहाँ पर सामने आया, जो जोड़ा गया था। प्रतिष्ठा, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार भी होना है उसके लिए, और आजीविका के लिए उसको रोजी रोटी का भी प्रावधान यहाँ पर किया गया। किसमें? 1978 के मामले में। और अगले की मैं बात करूं यहाँ पर और क्या कॉन्सेप्ट आया, नंबर 4 की मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ। यहाँ है स्वच्छ वातावरण उसको प्रदान किया जाए, पर्यावरण उसको स्वच्छ प्रदान किया जाए, स्वच्छ पर्यावरण की उपलब्धता, यानी स्वच्छ पर्यावरण भी उपलब्ध कराया जाए उसको जीने के लिए। ये केस सामने आया 1978 के मामले में, जो मेनका गांधी का था। इस तरीके से यहाँ सामने आता है कि जीवन का अधिकार क्या है, किस प्रकार से उसको परिवर्तित हम कर सकते हैं। और उसके बाद एक 1994 का मामला आता है। 1994 के मामले में भी यहाँ पर मृत्यु के अधिकार को भी मूल अधिकार यहाँ पर बताया गया था। पर 1996 ज्ञान कौर का एक केस आता है। वहाँ पर जो जीवन मृत्यु के अधिकार के साथ जीवन जीने के अधिकार पर जोर दिया गया कि किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार होगा। मृत्यु का अधिकार तो है ही, पर वहाँ जीने के अधिकार पर जोर दिया गया। उसकी हम बात करते हैं 1994 का मामला क्या था, और 1996 का मामला क्या था, उसमें क्या निर्णय सामने आया, उसकी हम बात यहाँ पर करते हैं। ध्यान से आप लोग समझना। तो उस केस की मैं बात करूं, यहाँ नाम है पी रथी नाम बनाम भारत संघ 1994। इसमें क्या प्रावधान सामने आया? इसमें मृत्यु के अधिकार को मूल अधिकार माना गया। और उसके बाद यहाँ पर अगला केस आता है 1996 का। जस्ट 2 साल बाद ही केस सामने आ जाता है, और उस केस का नाम है ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य से संबंधित मामला है। ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य 1996 का मामला है। और इसमें क्या सामने आया कि यहाँ मृत्यु के अधिकार को तो मूल अधिकार माना ही जाए, और यहाँ जो पूर्णतः ध्यान दिया गया वहाँ जीवन जीने के अधिकार पर पूर्ण ध्यान दिया गया। मृत्यु के अधिकार पर, मूल अधिकार पर ध्यान इतना नहीं दिया गया। यहाँ पर ध्यान क्या दिया गया कि उसको जीने का अधिकार है। मृत्यु का अधिकार तो है ही, पर यहाँ मेन जो कॉन्सेप्ट था वहाँ जीने के अधिकार पर ध्यान दिया गया। तो इसमें क्या प्रावधान किया गया? इसमें मृत्यु के अधिकार को मूल अधिकार स्वीकार नहीं किया गया। मूल अधिकार स्वीकार
नहीं किया गया। यानी इसमें निर्णय बदल गया और इसमें ध्यान किस पर दिया गया? जीवन जीने के अधिकार पर, जीवन जीने के अधिकार को मूल अधिकार माना। मूल अधिकार माना। यहाँ पर किसका कॉन्सेप्ट फेल कर दिया? 1994 का, 1994 के मामले को क्या कर दिया? समाप्त यहाँ पर कर दिया। और यहाँ ध्यान किस पर दिया गया है, जोर किस पर दिया गया? वहाँ जोर दिया गया कि जीवन जीने के अधिकार को मूल अधिकार माना जाए। और उसके बाद अरुणा साहन बानो के नाम से एक 2011 से संबंधित मामला आता है। उसमें क्या प्रावधान दिया गया कि किसी भी व्यक्ति को मरने का अधिकार होगा तो वह किस प्रकार से वह व्यक्ति मर सकता है। निष्क्रिय मृत्यु क्या होती है या फिर सक्रिय मृत्यु वहाँ पर क्या होती है। दो कॉन्सेप्ट वहाँ पर सामने आए। निष्क्रिय मृत्यु का प्रावधान सामने आया। अरुणा साहन बानो के नाम से केस है 2011 का, उसके बारे में हम यहाँ बात करते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो और ये बात आपको समझ में आई होगी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा मोस्ट है मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 का मामला और ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य 1996 के मामले में। और इसमें पूछा जाएगा कि सबसे अधिक जोर जो जीवन जीने का अधिकार है वो किस केस में दिया गया था, तो वहाँ पर आंसर ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य होगा। आप ध्यान से इसको याद रख लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं अरुणा साहन बानो के मामले में क्या प्रावधान आया, तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। कौन सा केस है उसकी हम बात करते हैं। नाम है अरुणा साहन बानो बनाम भारत संघ। और कब का मामला है? 2011 का मामला है ये। और इसमें जो इच्छा मृत्यु का कॉन्सेप्ट है वहाँ पर ये सामने आए। दो प्रकार की इच्छा मृत्यु के कॉन्सेप्ट यहाँ पर सामने आए। कौन कौन से केस थे कि किसी भी व्यक्ति को मरने का अधिकार भी होगा तो किस प्रकार से इच्छा मृत्यु, जिसको हम बोलते हैं कि आत्महत्या हम खुद भी कर सकते हैं। तो आत्महत्या ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा दबाव बनाया जाता है तो उसमें क्या कर ली जाती है? आत्महत्या कर ली जाती है। और यहाँ पर है कि वह व्यक्ति कोई भी, यदि उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना उसके साथ हो जाती है और वह व्यक्ति सही नहीं हो सकता है, तो इसके संबंध में क्या कर सकता है? वह इच्छा मृत्यु की भी घोषणा कर सकता है, इच्छा मृत्यु की मांग कर सकता है सुप्रीम कोर्ट से। ये केस यहाँ पर सामने आए कि यदि कोई व्यक्ति पूर्णतः सही नहीं हो सकता है तो वह इच्छा मृत्यु की मांग सुप्रीम कोर्ट से कर सकता है। उसको लीगल यहाँ पर बनाया गया। आत्महत्या किसी के दबाव में तो वहाँ वो इलीगल होता है और ये कैसा है? लीगल। तो यहाँ पर क्या सामने आया इस केस में? इसमें इच्छा मृत्यु का प्रावधान सामने आया। और कौन कौन सी इच्छा मृत्यु? दो प्रकार की इच्छा मृत्यु को यहाँ पर शामिल किया गया। एक तो सक्रिय एक्टिव और दूसरी है निष्क्रिय या उसको बोलते हैं पैसिव। यहाँ पर क्या सामने आया? निष्क्रिय या फिर सक्रिय। सक्रिय का मतलब क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को
डायरेक्ट तौर पर मारना है तो वहाँ उस व्यक्ति को क्या देकर मारा जा सकता है? सीधे उस व्यक्ति को, या इसमें व्यक्ति को सीधे जहर देकर मारा जा सकता है, जहर देकर मारा जाता है। यानी वह सही नहीं हो सकता है और मृत्यु भी कैसी चाहता है? सक्रिय मृत्यु चाहता है, एक्टिव मृत्यु चाहता है। तो वहाँ पर क्या प्रावधान है कि उसको सीधे ही जहर दे दो और वह क्या कर जाएगा? मर जाएगा। तो ये एक्टिव वहाँ पर इसको सामने रखा गया लीगल तौर पर। दूसरे की मैं बात करूं, पैसिव या निष्क्रिय का मतलब क्या है? यदि कोई भी व्यक्ति बेड पर लेटा हुआ है, ये है व्यक्ति की कंडीशन में बना देता हूं यहाँ। कोई भी व्यक्ति कहाँ पर है? बेड पर लेटा हुआ है और वह क्या नहीं हो सकता है? वह सही नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? वह सही नहीं हो सकता है। तो उसके संबंध में जो साइड में उपकरण लगे हुए हैं, उसके द्वारा जो उपकरण लगाए गए हैं उसके लिए, जो ये और या फिर ऑक्सीजन जैसे सिलेंडर यहाँ पर लगाए गए हैं, तो उसके संबंध में क्या हो सकता है? उस व्यक्ति को उपकरण उसके क्या कर दिए जाएंगे? हटा दिए जाएंगे। दवाई उसको समय पर नहीं दी जाएगी। तो इस प्रकार की मृत्यु क्या होगी? पैसिव मृत्यु, या फिर उसको बोलते हैं निष्क्रिय मृत्यु। यानी इसमें सीधे तौर पर जहर दे दिया जाता है और यहाँ पर क्या कर दिया है? उसके जो उपकरण हैं, सहायक उपकरण, उनको क्या कर दिया जाता है? उनको हटा दिया जाता है। ये निष्क्रिय मृत्यु का प्रावधान यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कैसे लेंगे और इसको लिख भी लेना आप लोग। यहाँ पर सहायक उपकरणों को हटाकर इसमें मृत्यु का प्रावधान है, वो भी किस तरीके से? लीगल तौर पर। तो स्क्रीनशॉट आप लोग लो। ये प्रावधान यहाँ पर आर्टिकल 21 के संबंध में है और यहीं पर आता है राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार किसको है? जीवन जीने के अधिकार में ही शामिल होता है। कौन सा? राइट टू प्राइवेसी। पूछा जाता है किससे संबंधित है राइट टू प्राइवेसी का? प्राइवेसी, निजता का अधिकार, इसको हम बोलते हैं निजता का अधिकार किससे संबंधित है? इस तरीके से वहाँ पर सामने आपको देखने के लिए मिलता है। यदि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आपको देखने के लिए ना मिले तो वहाँ पर मिलेगा क्या? राइट टू प्राइवेसी या निजता का अधिकार किस आर्टिकल में प्रावधान किया गया है? तो वहाँ पर आर्टिकल नंबर 21 निजता का अधिकार। और यही सब निजता के अधिकार हैं जो मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की है और पक्का आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपने ध्यान से सुना है तो वापस से आप एक बार वीडियो रिवाइज करके भी देख सकते हैं यदि आपको नहीं समझ में आया तो। और भी नहीं समझ में आया तो कमेंट में आप लोग लिख सकते हैं। जो समझ में नहीं आए तो मैं उसका जवाब वहाँ पर दे दूँगा आपको। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 22 में। यहाँ पर 22 में क्या प्रावधान किया गया है? गिरफ्तारी के संबंध में क्या क्या अधिकार प्राप्त होते हैं किसी भी व्यक्ति को। यदि किसी व्यक्ति को या फिर खुद आपको ही, जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं, खुद आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो वहाँ आपको कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं उनकी हम बात करते हैं। किस तरीके से निवारक निरोध में व्यक्ति को रखा जा सकता है कि यदि आप लोग पहले ही कोई कार्य करने के लिए तैयार हो तो वहाँ पर उससे ही पहले आपको रोक लिया जाए, या फिर आपने कोई कार्य ऐसा कर दिया है, अपराध कर दिया है, तो उसके संबंध में कारावास में आपको रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, क्या क्या प्रावधान है उनके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बात करते हैं नेक्स्ट। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 22 में क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है। नॉर्मली है, कोई ऐसी नहीं है। बाकी कंप्लीट तो हमें पढ़ना ही है, तो पढ़ना तो हमें पड़ेगा ही। तो ध्यान से आप लोग इस बात को भी समझ लेना। क्या है आर्टिकल नंबर 22 में प्रावधान? यहाँ पर प्रावधान है कुछ
विशेष दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। क्या है यहाँ पर? कुछ विशेष दिशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। क्या क्या प्रावधान यहाँ पर हैं? गिरफ्तारी के संबंध में क्या संरक्षण प्राप्त होता है उसको यहाँ पर आप लोग समझो ध्यान से। पहली कंडीशन की मैं बात करूं, आपको नॉर्मल तरीके से गिरफ्तार कर लिया जाता है और आपने कोई भी कार्य ऐसा अपराध नहीं किया है, तो पहली कंडीशन में आपको ये जानने का अधिकार होता है कि आपने किस कारण से व्यक्ति को गिरफ्तार किया है या किस कारण से मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। आपको ये जानने का अधिकार होता है पुलिस से। और ये कहाँ पर आपको अधिकार मिलता है? आर्टिकल नंबर 22 से। यानी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है कि किस कारण से गिरफ्तार किया जा रहा है। आप लोग इस कंडीशन में पूछना मत, नहीं तो आपको 1-2 एक्स्ट्रा लग ही जाएगा, है ना। अभी आप लोग पूछो कि क्यों गिरफ्तार कर लिया गया है आपको। इस समय क्या रहना है? घर के अंदर रहना है और वहीं पर आप लोग पढ़ाई करनी है आपको। अब नहीं पूछना कि कारण क्या है गिरफ्तारी का, नहीं तो उसके लिए पनिशमेंट और मिल जाएगा, आपको दंड और मिल जाएगा। पहली कंडीशन यहाँ पर क्या है? किसके संबंध में? पहली है गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। कारण जानने का अधिकार यानी आपको अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार प्राप्त होता है आर्टिकल नंबर 22 से। और अब कंडीशन आती है, आपको गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार करने के बाद और क्या कंडीशन आती है? दूसरी कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलती है कि आपको गिरफ्तार भी कर लिया है, आपका कारण बता दिया है उन्होंने, तो उसके बाद पुलिस के पास ये अधिकार है, इसी आर्टिकल से उसको आपके लिए प्राप्त होता है कि 24 घंटे के अंदर किसी भी नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने आपको प्रस्तुत करना होता है। क्या करना होता है? 24 घंटे के अंदर यदि आपको गिरफ्तार कर लिया है तो पुलिस का ये अधिकार है, पुलिस का ये कार्य है कि आपको 24 घंटे के अंदर ही क्या करेगा? किसी न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का अधिकार होता है। और यहाँ पर प्रावधान किया गया है कि कौन से 24 घंटे लगेंगे, उनकी बात हम यहाँ करते हैं कि कौन से 24 घंटे कब से शुरू होंगे वह। तो यहाँ क्या है दूसरा अधिकार? गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना। और यहाँ समय कब से शुरू होता है? तो इसमें समय छोड़ा गया है कब से कि इसमें यातायात में लगे समय को छोड़कर यानी जो भी यातायात का समय लगता है उसको छोड़ करके आपको 24 घंटे के भीतर किसी भी नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। आपने देखा है ना कि नॉर्मल 24 आवर के अंदर ही आप लोग जमानत करा लेते हो, तो वहाँ जब मैं आपको ये पढ़ाऊँगा मूल विधि के संबंध में क्या क्या प्रावधान है, अपराध क्या है, दंड क्या है, क्या प्रावधान है, तब भी वहाँ पर मैं आपको बता दूँगा कि 24 घंटे के अंदर तो नॉर्मल से आप लोग बाहर आ जाओगे, किसी भी जमानती की ज़रूरत नहीं होती है। और यदि 24 घंटे के भीतर तो फिर वहाँ कहाँ से करानी होती है, आपको बेल कहाँ से मिलती है, आपको ज़मानत कहाँ से मिलती है, तो वहाँ आपको संबंधित जो तहसील होती है वहाँ से आपको क्या मिलती है? बेल मिलती है। तो वहाँ भी आप लोग ये बात याद रख लेना। अब उसके बाद भी सामने पेश कर दिया 24 घंटे के अंदर या मजिस्ट्रेट के सामने, और उसके बाद आप दोषी पाए जाते हो तो आपको और क्या अधिकार यहाँ पर प्राप्त है?
तो आपको अपने पसंदीदा वकील के साथ परामर्श का अधिकार प्राप्त होता है, यानी आप लोग अपने पसंदीदा का क्या कर सकते हैं, वकील कर सकते हैं अपने केस के मामले में। ये भी अधिकार यहाँ पर दिया गया है। अब ये बात यहाँ पर आती है कि ये अधिकार केवल और केवल भारतीयों को ही प्राप्त हैं, किसी विदेशी को प्राप्त होते हैं या फिर नहीं होते हैं। तो वहाँ पर आप लोग ये याद रख लेना, ये अधिकार केवल या ये अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं होते हैं, विदेशियों को प्राप्त नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? विदेशियों को प्राप्त नहीं होते हैं। अब यहाँ दो कॉन्सेप्ट सामने यहाँ पर आते हैं कि यदि विदेशी पर आपको शक है तो आपको उसको कैसे गिरफ्तार पुलिस कर सकती है, उसके संबंध में क्या प्रावधान है। तो एक आता है निवारक निरोध के संबंध में पेन्युवेटिक के नाम से, और एक होता है दंडात्मक निरोध के नाम से। तो वहाँ पर हम बात करते हैं किस आधार पर व्यक्ति को इस श्रेणी में रखा जाता है कि यदि आपने अपराध नहीं किया है तो आपको कहते हैं ना नज़रबंद करना। नज़रबंद का मतलब है कि आप पर नज़र रखना। तो आपके संबंध में आपको किस में रखा जाएगा, यदि आपने कोई अपराध नहीं किया है और आप पर लगता है कि वह आपको शक है पुलिस को आप पर, तो आपको निवारक निरोध में रखेगी या फिर दंडात्मक निरोध में रखेगी। आपको प्रिवेंटिव, एक पेन्युवेटिक होता है और एक होता है प्रिवेंटिव। उसकी हम बात करते हैं पेन्युवेटिक और प्रिवेंटिव क्या हैं। तो यहाँ पर पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद मैं यहाँ पर बात करता हूँ। और दो अधिकारों में यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को रख सकते हैं, यदि शक के आधार पर किस में रखा जाएगा और दंड करने के आधार बाद किस पर रखा जाएगा। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट की। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। तो दो आधारों में किसी भी व्यक्ति को रखा जाता है और पहला आधार कौन सा है? पहला आधार है निवारक निरोध। कौन सा है? निवारक निरोध। इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। और इसमें क्या है आधार? इसमें है केवल संदेह के आधार पर ही उसको क्या किया जाता है? गिरफ्तार किया जाता है। तो यहाँ आप लोग याद रखना, केवल संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है। और कब तक रख सकते हैं उसको इस आधार में, या कब तक निवारक निरोध के संबंध में उसको रख सकते हैं? संदेह के आधार पर उसको 3 महीने तक रख सकते हैं। 3 महीने तक मूल संविधान में इसके लिए प्रावधान किया गया है कि 3 महीने किसी भी व्यक्ति को इस श्रेणी में रख सकते हैं, इस श्रेणी में रख सकते हैं। यदि आपको किसी व्यक्ति पर क्या होता है? संदेह होता है, तो वहाँ पर उस पर नज़र रखने के लिए निवारक निरोध या फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन। और इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है कि
उस व्यक्ति पर आपको संदेह है कि यह अपराध ऐसा कर सकता है, तो अपराध को इसका अधिकार या फिर इसका मूल उद्देश्य क्या होता है? इसका मूल उद्देश्य होता है कि व्यक्ति कोई गलत कार्य करने जा रहा है तो उसको करने से पहले ही क्या कर लिया जाता है? रोक लिया जाता है इसके अंदर, निवारक निरोध के अंदर। तो वहाँ पर केवल 3 महीने तक उसको क्या कर सकते हैं? इस श्रेणी में रख सकते हैं। हालांकि इसको परिवर्तित कर दिया, और परिवर्तित कब कर दिया गया? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या कर दिया गया? इस समय अवधि को घटाकर कितने माह कर दिया गया? 2 माह कर दिया गया। 2 माह इस अवधि को कर दिया गया, यानी 2 माह तक क्या कर सकते हैं? इस श्रेणी में रख सकते हैं। अब दूसरी कंडीशन आती है कि व्यक्ति ने अपराध कर दिया है, तो उसके संबंध में उसको हम कहाँ पर रखेंगे? उसके कंडीशन की बात आती है तो उस व्यक्ति को कहाँ पर रखेंगे? तो उसको रखेंगे दंडात्मक निरोध के अंदर, और उसको बोलते हैं पेन्यूवेटिव डिटेंशन। तो कहाँ पर रख सकते हैं उसको? यदि व्यक्ति ने इसमें क्या कर दिया है? इसमें अपराध के बाद, इसको अपराध करने के बाद, इस श्रेणी में रखा जाता है। इस श्रेणी में रखा जाता है। ये आप लोग यहाँ पर याद रख लेना। ये कॉन्सेप्ट थे निवारक निरोध के, दंडात्मक निरोध के। आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो किस कंडीशन में आपको क्या क्या अधिकार प्राप्त होते हैं, किस तरीके से आप अपनी सलाह ले सकते हैं अपने पसंदीदा वकील से, तो ये प्रावधान आर्टिकल नंबर 22 में आपको देखने के लिए मिलते हैं। कमेंट्स करके आप लोग बताना वीडियो आपको कैसा लगा। शेयर करना चाहो तो कर देना, बाकी कोई ऐसी बात है नहीं। पढ़ाई ज़रूर करनी है आपको, ये मेरा कहने का मतलब है। आपसे पढ़ाई करनी है आपको, ये तो मैं हमेशा कहूँगा ही आपसे। शेयर करो मत करो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इससे। आप लोग क्या करो, बस सिर्फ पढ़ाई करो, और कमेंट्स लास्ट में करो कि आपको वीडियो कैसा लगा। और फ्री में वीडियो आपको नहीं देखना है, फ्री का मतलब रुपए नहीं, सिर्फ लाइक करना है उसको। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं।